मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अब टैक्स का पेपर हो गया, कल अगला पेपर आपका ही है। तो मैं सोचा एक बार कल का जो पेपर है उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स के जो मैसेजेस आए उसके हिसाब से तो काफी अच्छा पेपर गया, काफी इजी था। अब आप लोग पेपर देख करके आप जज करके बताओ कि आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, सो पहले जीएसटी का पार्ट देखना है या इनकम टैक्स का देखना है? इनकम टैक्स, ठीक है। शुरुआत से देखते हैं। जो पार्ट 1 है वो तो एमसीक्यू का पार्ट रहता है, तो पार्ट 1 30 मार्क्स का हम लोगों को मिलता नहीं है, लेकिन रिमेनिंग जो पार्ट है जो 70 मार्क्स का पेपर रहता है तो वो तो मिल जाता है। उसमें भी क्वेश्चंस ज्यादा मार्क्स के रहेंगे क्योंकि ऑप्शन रहता है। अब जैसे ये पार्ट 2 के 2 सेक्शन है, एक इनकम टैक्स का सेक्शन और एक जीएसटी का सेक्शन। अब इनकम टैक्स के सेक्शन में जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कंपलसरी रहता है 14 मार्क्स का। उसके बाद में और 14 मार्क के 3 क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्वियसली विद सब क्वेश्चंस। उसमें से आपको कोई भी 2 करना है, तो 3 में से 2 करना है, मतलब 14 + 14 28 हो गया, और ये 14 42 हो गया। तो इनकम टैक्स का ऐसा 42 मार्क्स का पेपर रहता है, डिस्क्रिप्टिव वाला। 18 मार्क्स तो एमसीक्यूज है। और फिर जीएसटी में कैसा रहता है आगे हम लोग देखते हैं। अभी इनकम टैक्स को देखना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी वाला था, सो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जहां लगेगा कैलकुलेशन करना है मैं आपको लिख के बताता हूं, एंड देखो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा इससे। ये 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको पहले तो देख लो क्वेश्चन, 1 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज। 2.5 पेज का क्वेश्चन है, दिखने के लिए 2.5 पेज है। अब मैं इसको अगर अपने बुक में कन्वर्ट करूं अपने फॉन्ट में, तो आधे पेज में या 1 पेज में आ जाएगा। सो इसमें लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिसेस निशा फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। इग्नोर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। तो जो न्यू रिजीम हम लोगों ने पढ़ा उसको क्या बोल दिया, प्यार से इग्नोर कर दो। गिव ब्रीफ नोट वेरेवर नेसेसरी। तो हम लोग तो देते हैं। सो अब ऐसे पूरे 13 पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना है। आपको टोटल इनकम एंड टैक्स निकालना है, और 13 पॉइंट्स के पहले भी अपने को कुछ डेटा दिया हुआ है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, आप लोग डाउनलोड करके अपने मोबाइल में भी ला सकते हो पेपर। ओके, ओरिजिनल पेपर है। Mrs. Nisha, a resident individual aged 54 years, is carrying on business of manufacturing of textile fabrics as a proprietor. The turnover in the previous year was 2021 का turnover was 250 lakhs, and in the current previous year it is 600 lakhs. मतलब टर्नओवर कितना है, 6 करोड़ है। इसका मतलब टर्नओवर क्लियरली 2 करोड़ से ज्यादा है। So she does not have option of 44AB, 44AB नहीं, 44AD। AB तो ऑडिट वाला है, तो इन दिस केस शी कैन नॉट गो फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। मतलब P&L अकाउंट से प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, कंप्यूटेशन करना होगा। नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट इज 5,61,000। शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, दोस वर नॉट कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नीचे जो 13 पॉइंट लिखे हैं, ये आइटम्स का P&L में कोई मेंशन नहीं है, ना डेबिट साइड में ना क्रेडिट साइड में। तो ये हमको देखना है। 5,61,000 इज नेट प्रॉफिट एज पर P&L। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से। अब इनकी ऑब्वियसली अलग अलग हेड्स की इनकम्स रहेगी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, जो भी। सो अब इसमें दिस विल बी द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर बिजनेस इनकम, बराबर 5,61,000। अब इसमें हम लोगों को ये सब आइटम्स का इफेक्ट लेना है, ऑलरेडी लिया नहीं है। डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन डेबिटेड टू P&L अकाउंट, फाइन। और आप देख लो क्या लिखा है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो लिया नहीं है डेप्रिसिएशन और डिटेल्स दी है, तो बहुत सिंपल है। 1 अप्रैल 21 को ओपनिंग WDV ऑफ मशीनरी यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस 4,75,000। 3 जुलाई 21 को न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड बाय एन अकाउंट पे चेक। अकाउंट पे चेक या अप्रूव मोड से पेमेंट किया तो ये एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड होता है, 7,25,000। इसमें डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि जुलाई है ना। देन 10th March 22 सोल्ड वन ऑफ द मशीन, तो ये ब्लॉक की वैल्यू में से कम हो जाएगा। ध्यान आ रहा है कुछ हल्का फुल्का सा। सो 475 + 725 - 75,000। शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स्ड असेट्स। बट नीचे एक पॉइंट लिखा है, इससे आपका ये जो कॉस्ट है थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो लिखा है, रिसीव सब्सिडी ऑफ 20% ऑन न्यू मशीन परचेस्ड ऑन 3 जुलाई। ये वाली मशीन पे सब्सिडी मिली है,
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर सब्सिडी मिल जाती है तो हमारा एक्चुअल कॉस्ट सब्सिडी के कारण कम हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। सो एक्चुअल में इसका कॉस्ट आपको 725 माइनस 20% लेना है, 5,80,000 इसका कॉस्ट लिया जाएगा फॉर बोथ पर्पसेस, फॉर नॉर्मल डेप्रिसिएशन एज वेल एज फॉर एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आपको हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल लें, इसका कितना आएगा। तो आपको डिटेल में पूरा आंसर लिख के नहीं बता रहा हूं मैं, लेकिन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फाइनल आंसर हम लोग निकाल लेंगे, ये आ रहा है ओके, ताकि जो बच्चों ने एग्जाम दिया वो लोग भी अपना आंसर चेक कर सके। ओके, सो 5,80,000 आ रहा है बराबर। अब आप निकाल लो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 475 प्लस 580 माइनस 75,000, 9,80,000। तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन पूरे 9,80,000 का 15% रहेगा। इज इट इट? सो यहां पर लगे तो मैं लिख लेता हूं, वी स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट एज पर P&L। क्वेश्चन नंबर 1, नेट प्रॉफिट एज पर P&L। ये आपको दिया है 5,61,000, ठीक है। इसमें क्या करना है हमको, माइनस डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी दो है, एक नॉर्मल वाला डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन होगा आपके WDV का 15%, 475 प्लस 580 माइनस 75, 980। 980 का कितना परसेंट, 15%। बोलिए कितना होता है, 147,000। ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है, एंड और एक आइटम माइनस करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन सिर्फ न्यू परचेसेस पे मिलता है, तो 580 उसकी कॉस्ट मानेंगे, उसका 20% हो जाएगा, 1,16,000। तो ये भी माइनस हो जाएगा। सो ये दोनों डेप्रिसिएशन के आइटम्स मिल गए। देन क्या है, ये हो गया। फिर शी पेड अ जॉब चार्जेस, देखो कैसे इंग्लिश लिखते हैं, अ जॉब चार्जेस। तो चलो ठीक है, इंग्लिश का छोड़ दो। शी मेड अ पेमेंट ऑफ जॉब चार्जेस फॉर द वैल्यू एडिशन ऑन द फैब्रिक्स 90,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर बाय एन अकाउंट पे चेक। अब यहां पर एक चीज तो समझ में आ रही है कि 90,000 का पेमेंट अगर जॉब वर्कर को किया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क के लिए किया, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क में अप्लाई होता है सेक्शन 194C। और उसमें 30,000 के ऊपर अगर सिंगल पेमेंट करते हैं तो टैक्स काटना पड़ता है ना, एट द रेट ऑफ, अगर आपने इंडिविजुअल को किया तो 1%, इंडिविजुअल HUF को किया तो, बाकी लोगों को किया तो 2%। टैक्स नहीं काटा तो जो अमाउंट है उसका 30% एक्सपेंडिचर डिस अलाउ हो जाता है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन ऐसा आता है कि आपको बोला है कि ये वाले आइटम्स तो कंसीडर नहीं किया था, इसका मतलब कि क्या ये पूरे 90,000 चार्जेस को ही डेबिट नहीं किया है, ऐसा मानना चाहिए हमने, या सिर्फ वो TDS नहीं काटा इसलिए हमने उसको कंसीडर नहीं किया, मतलब वो एक एडजस्टमेंट है। मींस वेदर द 90,000 हैज बीन ऑलरेडी डेबिटेड और नॉट। तो नॉर्मली सोच क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है, आपने अगर पेमेंट किया है तो पेमेंट की तो एंट्री किया होगा आपने बुक्स में, सिर्फ TDS का एडजस्टमेंट नहीं किया होगा, ये नॉर्मल इंटरप्रिटेशन निकलता है। सो हर प्रॉफिट is not adjusted by the TDS adjustment। तो एक्सपेंडिचर डिसअलाउड हम लोग एड बैक कर देंगे, है ना, हम लोग बोलेंगे जॉब वर्क चार्जेस डिसअलाउड, जॉब वर्क चार्जेस डिसअलाउड। कितना डिसअलाउ हो जाता है बताइए, 90,000 का 30%। देयर वाज अ सेक्शन रिलेटेड टू दिस, सेक्शन 40A1, ओके 1A था इनफैक्ट, है ना, सेक्शन 40A1A। सो ये अमाउंट जो है इतना डिसअलाउ हो जाता है। कितना होता है 90,000 का 30%, 27,000। फाइन। देन तो मैंने माइनस क्यों किया, इसको तो ऐड बैक करना पड़ेगा। तो हम तो मान रहे पूरा 90,000 ऑलरेडी डेबिटेड है, बट इतना ऐड बैक करना है। यू विल फाइंड वेरी इजी। नेक्स्ट
commission paid to one agent allowed as deduction in earlier assessment year amounting to rupees 50,000 has now been received back during the previous year 21-22 from the agent due to settlement with the commission agent. तो आपको एजेंट से वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट वापस मिल गया. रिकवरी ऑफ डिडक्शन अलाउड अर्लियर. क्या होना चाहिए? टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वन सेक्शन 41 जिसमें दिया हुआ है कि पहले आपको कोई एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिल गया बट वो कैंसिल हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, तो वो अब आपके हाथ में इनकम के रूप में ट्रीट किया जाएगा. सो कमीशन रिकवर्ड में सीधा कितना अमाउंट है 50,000 यहां पर लिख देता हूं. ठीक है, एड बैक कमीशन. ऑब्वियसली आपको उसका नोट लिखना पड़ेगा कि क्यों कर रहे सेक्शन 41 के हिसाब से. देन 25,000 पेड टू क्रेडिटर फॉर गुड्स इन कैश. सिंगल डे में अज्यूम कर रहे हैं अपन, सिंगल डे में कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर का किया. क्रेडिटर का केस है, मतलब शायद लायबिलिटी पिछले साल ही क्रिएट हो गई होगी लेकिन इस साल से पेमेंट किया है. सो ऐसे केस में भी डू रिमेंबर देयर वाज वन सेक्शन 40A 3A 40A 3 था नॉर्मल जो इसी साल एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे उसका. 40A 3A था जिसकी लायबिलिटी पिछले साल क्रिएट हो गई है, पेमेंट इस साल सिंगल डे में कैश में कर रहे हैं, तो मोर देन 10,000 है क्लियरली. सो देयरफॉर एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड. सो अंडर सेक्शन 40A 3A ओके, पेमेंट इन कैश. अब यहां पर ऐसा बोलना कि एक्सपेंडिचर डिसअलाउ होगा उससे ज्यादा सही है कि ये इनकम मान ली जाएगी. इट विल बी डीम्ड टू बी इनकम बिकॉज एक्सपेंडिचर तो पिछले साल ही ले चुके हैं, अब इस साल आप क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हो, तो 25,000 अभी आपका हो जाएगा एड. देन इनकर्ड लॉस ऑफ 1,17,500 फ्रॉम एन एलिजिबल ट्रांजेक्शन कैरिड आउट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. तो डेरिवेटिव ट्रेडिंग का लॉस हुआ है. अब अगर आप चैप्टर नंबर 6 जो है अपना पीजीबीपी उसमें थर्ड पेज पे देखोगे, सेकंड पेज के नीचे स्टार्ट हो रहा है स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस क्या होती है. उसके एक्सेप्शंस में लिखा है कि अगर हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना जाता है, तो फिर इन दैट केस दिस लॉस इज एलिजिबल. मतलब ये लॉस को हम लोग सेट ऑफ के लिए ले सकते हैं. तो पहले आप आपके पूरे बिजनेस का इनकम निकालना और बाद में 1,17,500 का जो लॉस है ये बिजनेस लॉस है, इसको हम इस बिजनेस इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं. इट इज नॉट स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस, इट इज नॉर्मल बिजनेस लॉस. देन इंटरेस्ट रिसीव्ड अमाउंटिंग टू 2 लाख रुपीज ड्यूली ऑथराइज्ड बाय पार्टनरशिप डीड ऑफ मिसेस रामजी टेक्सटाइल्स at 15% per annum on the capital employed. She is sleeping partner in the Ramji Textiles. तो पार्टनरशिप फर्म से इंटरेस्ट मिलता है, तो क्या हमारे हाथ में टैक्सेबल होता है नहीं होता है? होता है. कितने तक? जितना फर्म को डिडक्शन मिला उतना. और फर्म को डिडक्शन कितना मिलता है 12% के हिसाब से, तो 15% के हिसाब से 2 लाख है. अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट 2 लाख, अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट 2 लाख, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज 2 लाख. 15% के हिसाब से, तो 12% के हिसाब से कितना होगा? सो 2 लाख इंटू 12 अपॉन 15 कितना? 1,60,000. ठीक है, सो 1,60,000 विल बी टैक्सेबल. तो अब ये भी आपकी बिजनेस इनकम है, इसलिए मैं इसको इसी में ऐड कर रहा हूं. पीजीबीपी हेड भी टैक्सेबल होती है ना. इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म, ओके, इंटरेस्ट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म. इवन इफ शी इज अ स्लीपिंग पार्टनर, इंटरेस्ट का रिडक्शन फॉर्म को उस हद तक के मिलता है. सो ये हो गया 2 लाख इंटू 12 अपॉन 15, 1,60,000 विल बी एडेड. लास्ट स्टेप पे याद दिलाना मुझे, बिजनेस इनकम निकालने के बाद वो बिजनेस लॉस माइनस करना है. देन अभी कुछ दूसरे हेड के आइटम्स है. शी रिसीव 60,000 बाय प्री मैच्योर विड्रॉल्स फ्रॉम डिपॉजिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,000 इन पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट्स एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 80C. देखो आपने डिपॉजिट नहीं किया, आपने क्या किया? विड्रॉ किया है, तो अभी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, अभी आपके हाथ में टैक्स लगेगा. अब जो आपका ही पैसा विड्रॉ करते हो वो टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो तो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. अज्यूमिंग दैट इट हैज नॉट बीन टैक्स्ड अर्लियर ऑन अक्रूअल बेसिस, तो ये इंटरेस्ट पे टैक्स लग जाएगा. सो दिस शुड बी कंसिडर्ड एज आइटम ऑफ income from other sources. But
ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है। अगर ये पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट रहता था तो उसमें से आपको याद है 3,500 रुपए एग्जेम्प्ट होता था। टाइम डिपॉजिट इज डिफरेंट, तो ये पूरा इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल रहेगा। अजम्पशन लिख देना चाहिए कि अज्यूमिंग दैट इट हैज नॉट बीन टैक्स्ड अर्लियर ऑन अक्रूवल बेसिस। समझ में आ रहा है? और इनकी एज भी देख लो 54 ईयर्स ही है। तो अगर सीनियर सिटीजन होती थी तो फिर टाइम डिपॉजिट के इंटरेस्ट का भी 80 टीटीबी में डिडक्शन मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन नहीं है। समझ आ रहा है क्या? सीनियर सिटीजन, बाकी जो नॉन सीनियर सिटीजन है उन लोगों को क्या होता है, सिर्फ सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स का डिडक्शन मिलता है टीटीए में। तो इनको से भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स लगेगा 5,000 पे, बाकी के 60,000 का कोई मीनिंग नहीं है। देन शी सोल्ड हर गोल्ड ब्रेसलेट ज्वेलरी यूज्ड बाय हर फॉर पर्सनल पर्पसेस ऑन 1 May 21 फॉर 5 लाख। अब ऑब्वियसली ये किस चीज का आइटम है, कौन से हेड का? कैपिटल गेन्स का। तो निकाल लेते हैं। 5 लाख में सेल किया इस साल में, विच वॉज एक्वायर्ड फॉर 40,000 ऑन 1 March 2005। क्या गोल्ड ज्वेलरी में इंडेक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता है? गोल्ड ज्वेलरी में मिलता है, कहीं हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि नहीं मिलता है, तो मिलता है। एंड क्लियरली द पीरियड ऑफ होल्डिंग इज मोर देन 36 months। इट्स अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। A diamond was embedded onto the bracelet on 1 May 2007 of 50,000। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरी गुड, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, क्योंकि वो एसेट में आपने और कैपिटल एनहेंसमेंट किया, तो आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस दिए हैं जो कि एक्सपेक्टेड रहता है, क्वेश्चन में रहेगा। सो वेरी प्लेन क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन। तो बताइए सेल कंसिडरेशन क्या मानेंगे अपन इसकी? कंसिडरेशन 5 lakhs ना, माइनस index cost of acquisition, it will be 40,000 into 317 upon 113, 1,30,000, sorry 1,12,000, 112,212, okay। and index cost of improvement कितना? 50,000। 2007 में क्या था, तो 129। 50,000 इंटू 317 अपॉन 129 कितना होता है? 22,000 ना, 868। बस इससे आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है। ये दोनों आइटम माइनस करना है। कितना? 2,64,920। तो ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना। इज इट क्लियर? देन तो ये पॉइंट का काम हो गया। फिर नेक्स्ट आइटम आप ही बताएंगे। शी रिसीव्ड अ गोल्ड कॉइन बुलियन वर्थ ₹55,000 फेयर मार्केट वैल्यू फ्रॉम हर कजिन डॉटर ऑफ अंकल ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। अब आपको ये बताना है कि कजिन से जो गिफ्ट मिला क्या उस पर टैक्स लगता है कि नहीं लगता है? टैक्स लगता है। कजिन इज नॉट अ रिलेटिव, है ना, आपके रियल ब्रदर सिस्टर रहते तो अलग बात थी, ये डायरेक्टली अंकल से मिलता था गिफ्ट तो अलग बात थी। सो इस केस में 55,000 है। बस 10 पीछे वाली जो अपनी लिस्ट थी, बी फॉर बुलियन होता है, तो इस पे 50,000 के ऊपर अमाउंट है, तो इट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। सेक्शन 56(2)(10। तो ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आइटम है। ये तो यहीं पे हो रहा है 5 + 55 16। एंड आगे लिखा है शी इनकर्ड लॉन्ग टर्म लॉस फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। देखो इंग्लिश द इंडियन कंपनी क्या होता है? ऑफ एन इंडियन कंपनी। कोई कंपनी का नाम भी नहीं कहीं बोलेगा, द इंडियन कंपनी। ओके, द एसटीटी इज पेड ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ द शेयर्स। 75,000 का लॉस हुआ, तो क्या ये लॉस अलाउड रहेगा टू बी सेट ऑफ? ये लॉस क्या दूसरे एलटीसीजी में से सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और अपने पास दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो कर सकते हैं? यस। तो ये वाला जो गेन है इसमें से आप लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ कर लो पूरा 75,000। सो ये कितना हो जाएगा आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? 1,89,920, है ना। एक बिजनेस लॉस को भी सेट ऑफ करना है तो शायद उसका भी नंबर आ ही जाएगा अभी। और 2 पॉइंट में क्या लिखा है देख लो। ये आगे के पॉइंट्स तो
एपरेंटली, हाँ रुक जाओ, क्या लिखा है, शी परचेज अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस। तो वो लॉ सेट ऑफ करने के पहले जो रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है उसने, तो फिर एक सेक्शन 54F अपन ने पढ़ा था, कोई एसेट पे अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप उसका जो कंसिडरेशन है उतने हद तक के आप न्यू रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दो तो आपको पूरा एग्जामेशन मिल जाएगा, नहीं तो प्रोपोर्शनेट। तो यहां पर ये जो डायरेक्टली किया ऐसा नहीं करना है, ये लास्ट स्टेप में करेंगे हम लोग लॉस को सेट ऑफ। अभी पहले हमको करना पड़ेगा एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54, एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 नहीं 54F। एफ क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस नहीं खरीद रहे, और कोई एसेट बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीद रहे, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। बताइए इन्वेस्टमेंट कितना किया, 1,55,000, ठीक है, पेड स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी 1,55,000 टू गेट द ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन हर नेम। सो रेसिडेंशियल हाउस का आपको कॉस्ट नहीं दिया, अपन मानेंगे कि चलो इतना ही होगा टोटल सब मिला के, सो 1,55,000, जबकि गेन कितना हुआ है 2,64,920, और आपका कंसिडरेशन तो ज्यादा है। सो आई होप यू रिमेंबर, हमको करना पड़ेगा गेन अमाउंट इनटू 1,55,000 अपॉन 5 लाख नेट कंसिडरेशन, तो इतना एग्जाम्शन मिल जाएगा बेटा। तो कितना एग्जाम्शन हो रहा है निकाल लो, 264,920 इंटू 1.55 अपॉन 5, 82,125। तो देयरफॉर वो काटने के बाद कितना नेट गेन बचा, 182,795, उसमें से 75,000 माइनस कर दो। अब 1,07,795, दिस विल बी द फाइनली टैक्सेबल LTCG ये केस में, ओके। एंड आपका जो बिजनेस इनकम है उसका भी टोटल कर लो प्लस माइनस करके कितना आ रहा है, कितना 5,60,000। इसमें से क्या माइनस करना है अपने को, वो जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ था, सो ये जो लॉस था इनका लॉस ऑफ 1,17,500, ओके, डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स, तो माइनस लॉस, कितना लॉस है बेटा 1,12,500, 17 है क्या, तो उतना माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा नेट बिजनेस इनकम कितनी है, 4,42,500। सो ये तो हो गया आपका बिजनेस इनकम, पीजीबीपी हेड की इनकम, ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये अमाउंट का स्पेशल ध्यान रखना है, टैक्स निकालते वक्त इस पे स्पेशल रेट लगेगा। और अदर सोर्सेस की इनकम कितनी आ गई थी, 5 + 55, देखो 60,000। यहां तक समझ गया तीनों इनकम्स। देन शी डिपॉजिटेड अ सम ऑफ 50,000 with LIC of India every year for the maintenance of her mother aged 70 years dependent on him लिखा है, देखो अब ही कौन है ये पूरे इसमें, शी चल रहा है ना। सो ये मैं जब कल पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी हंसी, ऐसा पहले भी हो चुका है, ऐसे की क्वेश्चंस में वो लोग कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं पॉइंट्स इधर उधर से, तो अमेंड करना चाहिए सुटेबली, बट नहीं किए, कोई बात नहीं, डिपेंडेंट ऑन हर मान लेंगे, उतना उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो। एंड सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिसेबिलिटी, ऐसे केस में सीवियर डिसेबिलिटी है, बताइए कौन सा सेक्शन लगता है डिडक्शन का, 80C या 80DD, सेक्शन 80DD। सीवियर डिसेबिलिटी है तो कितना रिडक्शन मिलेगा, 50,000, 1,25,000 फ्लैट डिडक्शन। 75 मिलता है इफ द डिसेबिलिटी इज देयर बट नॉट सीवियर, सीवियर रहा तो 1,25,000। तो इन शॉर्ट देखो ये नोट्स हो गई, अगले पेज पे और इसको लिख के बता देता हूं। तो आपका समरी ऐसा बनेगा कि आपकी बिजनेस इनकम जो है दैट इज 442,500, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है
1,07,795 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ रहा था 60,000 बराबर। तो आपका जीटीआई हो गया, बाकी हेड्स की इनकम तो नहीं है। कितना हो रहा है बताइए? 6,10,295। इसमें से अपन लोग ले लेंगे डिडक्शंस। एक ही डिडक्शन है, बाकी तो इंफॉर्मेशन में कुछ दिखा नहीं। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 डीडी 1,25,000 का मिल जाएगा डिडक्शन। सो बोलो कितना हो जाता है? 185,295 180 4,85,000 करेक्ट। 4,85,295 कैन बी राउंडेड ऑफ टू 4,85,300 है ना, नियरेस्ट टेंस पे राउंड ऑफ कर देते हैं। अभी टोटल इनकम है, आप लोगों को पता है कि इनकम भले ही 5 लाख से कम है, दैट डज नॉट मीन कि टैक्स जीरो ही आएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट लगता है। और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के हिसाब से देखे तो अब इनका इसके बाद टैक्स निकालना है। आई होप टैक्स तो आपको आता ही है। तो क्या करोगे टैक्स के लिए? पहले 2.5 लाख पे कुछ नहीं, लेकिन आपकी जनरल इनकम कितनी है देख लो। एलटीसीजी को अलग छोड़ दो, -1,07,795 टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम अदर देन एलटीसीजी कितना हो रहा है बताइए? इनकम ओके। सो उसमें से नॉर्मल इनकम 3,70,505 ठीक है, ये आपकी नॉर्मल इनकम आ रही है। ओके, आप इसको 510 भी मान, क्योंकि आपने वो 5 माइनस किया ना, ठीक है, चलता है 5 रुपए 10 रुपए का फर्क। अब नॉर्मल इनकम इतना है, इसमें ऑन फर्स्ट 2.5 लाख टैक्स रहेगा नील, आपको तो ओल्ड स्कीम से ही करना है। ऑन बैलेंस अमाउंट एट द रेट ऑफ 5%, 127,505 का 20%, सॉरी हाँ 20%, 60 20 या 5%, 5%, 20% तो 5 लाख के ऊपर लगता है। तो कितना आ रहा है बोलो? 7,5 ऐसा राउंड फिगर 6,375। ये आ गया आपका नॉर्मल इनकम पे टैक्स। और फिर आप इसमें ऐड कर लो टैक्स ऑन एलटीसीजी 1,07,795 का 20%, 20 रिबेट में था, बाद में लेंगे ना, पहले तो नॉर्मल टैक्स ऐड कर लेते। 21,560 559 560 की 559 ठीक है। सो इसको ऐड कर लो, अब कितना हो रहा है बताइए? 27,000। अब इसमें से रिबेट मिलेगा साक्षी 934, इसमें से रिबेट अब मिलेगा, ठीक है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A कितना रिबेट मिलेगा? 12,500। ओके, फिर आएगा 15,434, फिर इसमें लगेगा 4% सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, उसको ऐड कर दो और फिर फाइनल आंसर बताओ। 16,051, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे टू 050। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। अब जो स्टूडेंट का ऐसा आ गया है बढ़िया है, नहीं कुछ अगर असम्पशंस के कारण अलग आया है तो हो सकता है कि किसी ने ये पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया होगा। इस क्वेश्चन में फिसलने वाले पॉइंट थे, एक ये वाला कि भाई ये लॉस एलिजिबल लॉस है, इसको माइनस कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन 54F बराबर लगाते आना चाहिए। तीसरा ये जो अपन लोगों ने इंटरेस्ट फ्रॉम फॉर्म 12% इंक्लूड किया इनकम में, तो वो बराबर समझना चाहिए। 2 लाख इज नॉट द कैपिटल अमाउंट, 2 लाख इज इंटरेस्ट अमाउंट बेस्ड ऑन 15% रेट, तो 12% रेट से कितना होता है। बाकी तो आई थिंक इसमें कोई गलती नहीं होगी वैसे तो, लेकिन आप मुझे बताओ 14 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्कोर कर सकते हैं इसमें अच्छा खासा। एकदम परफेक्ट नहीं भी होता है तो भी आपको 8, 9, 10 मार्क्स भी इसमें मिल जाते हैं, काफी रहते हैं। फुल परफेक्ट करोगे तो पूरे 14 मार्क्स मिल जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। जबकि आपके लिए 115 बेस इग्नोर करने का बोल दिया तो और भी इजी हो जाता है। यस, नॉट पेड लिखा है, अगर रहता था तो फिर
तो भी उसका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस है वो मिलता था। ठीक है, एसटीटी पेड का फर्क क्या होता है कि अगर एसटीटी पेड है तो सेक्शन 112A के हिसाब से कवर होता है, तो एसटीटी पेड भी अब टैक्सेबल है और नॉट पेड जो है वो नॉर्मल टैक्स रेट्स के हिसाब से, ओके, मतलब 1112 के हिसाब से बेसिकली, तो वो भी टैक्सेबल है। लेकिन यहां पर तो लॉस है दोनों केस में, तो लॉस पे तो कोई रेट नहीं लगाना है ना, लॉस तो सीधा एडजस्ट करना है, एंड देयर इज नथिंग टू बी कैरिड फॉरवर्ड फर्दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जॉब चार्जेस फॉर वैल्यू एडिशन ऑन द फैब्रिक है, तो आप क्या मानोगे, नहीं तो आप फैब्रिक पे कुछ काम करने के लिए किसी को दिए हो तो उसका चार्जेस दे रहे हो, तो जॉब वर्क इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्क, कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। और क्या मानेंगे, प्रोफेशनल तो मान नहीं सकते है ना, और रेंट भी नहीं मान सकते, इंटरेस्ट भी नहीं मान सकते, तो डिडक्शन ऑफ टैक्स लिखा ही है, तो टीडीएस का कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, तो 194C, समझे। हाँ, वो अगर वो बिजनेस से कनेक्टेड है तो, नहीं है तो नहीं। Yes, assume that it has not been taxed earlier on accrual basis, correct। कहां पे, अपने टैक्स में से, यहां से नहीं, उन्होंने टैक्स काटा ही नहीं ना, वही तो इशू है। तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो कंप्यूट कर रहे हैं उनकी इनकम, तो उन्होंने जो उनके एक्सपेंस पे टैक्स नहीं काटा, उस एक्सपेंस का 30% डिसअलाउ हो जाएगा, समझे। ऐसा आया मजा, थोड़ा अच्छा फील गुड हो रहा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा है देख करके, हाँ भाई अपन उतनी भी गई भी थे सिचुएशन में नहीं है, अपन तो रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, फिर एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो टैकल कर लेंगे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ टीडीएस। देखो अब टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। पहले क्वेश्चन नंबर 2 का स्ट्रक्चर देख लो, एक क्वेश्चन 6 मार्क का है, उसके बाद में एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, 6 + 4 10, और एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, 10 + 4 14 14, तो ऐसे 14 मार्क्स के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे 3 क्वेश्चन है, 3 में से कोई भी 2 करना है, तो वो आप देख करके डिसाइड कर सकते हो, बट देन आप उस हिसाब से चैप्टर्स को छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अब इसमें देखो ये क्वेश्चन टीडीएस का है, फिर अगला क्वेश्चन जो है वो सेट ऑफ वाले चैप्टर से संबंधित है, और अगला क्वेश्चन क्लबिंग से संबंधित है। अब यही तीनों चैप्टर छोड़े होंगे तो ये क्वेश्चन छोड़ देना, लेकिन अपन ऐसा तो नहीं ना छोड़ते, और ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ये तीनों चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा कंबाइंड, कोई भी जोड़ियां बना सकते, कोई भी पेयर्स, सो इसलिए सब पढ़ के जाना है। अब इसमें क्या है, एक्सवाई पार्टनरशिप, आपको टीडीएस बताने लग रहा है कि नहीं लग रहा है। एक्सवाई पार्टनरशिप फर्म इज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट आर थ्रू द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की मदद से अगर सेल किया, तो आपने पढ़ा एक रिसेंट अमेंडमेंट है, टीडीएस आया है, एंड अमेंडमेंट वाले आइटम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 194, ओ वेरी गुड, सो प्रोवाइडेड बाय एबी लिमिटेड, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ओके, मतलब वो एबी लिमिटेड के थ्रू सेल कर रहे हैं। एबी लिमिटेड क्रेडिटेड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट द अकाउंट ऑफ XY ऑन 20th February बाय सम ऑफ 4,90,000। अब आपको ये एग्जाम के पहले आप रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा, इसका थ्रेशोल्ड कितना है, 5 लाख का, ठीक है, थ्रेशोल्ड इज 5 लाख एंड रेट ऑफ टीडीएस इज ओनली 1%, तो थ्रेशोल्ड 5 लाख के अभी अंदर दिख रहा है। और एक चीज देख लो, पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर लिखा है कि पेमेंट लिखा है, 194O में पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, तो उन्होंने क्रेडिट किया है 28 फरवरी को। मिस्टर राय हु परचेज प्रोडक्ट आर थ्रू द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय एबी लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ 60,000 डायरेक्टली टू XY, इनको डायरेक्टली उसने पेमेंट कर दिया, तो ये भी हमने वहां पर पढ़ा था, पेमेंट डायरेक्टली मेड बाय द कस्टमर शैल बी इंक्लूडेड, तब टोटल 490 प्लस 60,000 5,50,000 पे टैक्स डिडक्टिबल है एट द रेट ऑफ 1%, दैट इज 5,500। सो 2 मार्क का क्वेश्चन, ओके। एंड मैंने आपको ये भी बताया था टीडीएस चैप्टर से ज्यादा थियोरी की चिंता मत करना, सीधा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एंड वैसे ही आया है, ओके। सो दिस पेपर इज नॉट अ सरप्राइज, अमेंडमेंट एप्लीकेशन। नेक्स्ट, ABC Limited is a producer of natural gas. During the year, it sold natural gas worth 26,50,000 to Mrs. Deep Company, a partnership firm. It also incurred 1,70,000 as freight for the transportation of gas. It raised the invoice and clearly segregated the value of gas as well as the transportation charges. तो गैस के सेल पे तो जीएसटी
नहीं लगेगा, जीएसटी कह रहा हूं, गैस के सेल पे तो टीडीएस नहीं कटे। सेल वैल्यू पे टीडीएस कब कटता है? जब सेक्शन 194 Q1 हमने पढ़े हैं, सेल पे कटता है ना। अगर सामने वाले का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो, या ट्रांजैक्शन वैल्यू भी कम है, तो सेल वैल्यू पे तो टीडीएस नहीं कट रहा है। लेकिन जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस का उन्होंने अलग से बिल की डिटेल किया है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे तो टीडीएस कटना चाहिए, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे टीडीएस कटेगा कितना %? अब क्योंकि ये कंपनी है 194C, रेट विल बी 2%. So 1,70,000 into 2%. Amount of TDS is equal to 3,400 under section 194C. आया क्या समझ में? 2 मार्क और। देन 194ACHIJ आपको बोला था इंपॉर्टेंट है। देखो 194C पे एक क्वेश्चन हो गया, एक और उधर भी आया था, एक और इधर आया। देखो ABC LLP paid job charges to XYZ, a partnership firm for doing embroidery work on the fabric supplied by ABC LLP during the previous year as under. Okay, job charges वर्क कॉन्ट्रैक्टली पे किया। अब बताइए ये अलग अलग डेट पे पेमेंट है। 194C का थ्रेशोल्ड क्या है? पर ट्रांजैक्शन 30,000 और एग्रीगेट 1 लाख है ना। 2 थ्रेशोल्ड्स है, 1 लाख पर एनम। सो ये 3 ट्रांजैक्शन पे तो अभी तक टीडीएस का एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगा, बट ये ट्रांजैक्शन क्योंकि 30,000 के ऊपर है तो इस पे आएगा। एंड आप अगर टोटल करते हो तो टोटल देखो 1 लाख के ऊपर जा रहा है, 1,12,000 हो रहा है, तो अब पूरे पे काटना पड़ेगा टीडीएस, ऐसा नहीं किसी विस पे। सो टैक्स इज डिडक्टेबल इन द लास्ट ट्रांजैक्शन एट द रेट ऑफ फर्म को पे कर रहे हैं, सो -2% ऑफ 1,12,000 इतना टीडीएस कट जाएगा लास्ट पेमेंट में से। जो 30 दिसंबर वाला बिल है उस पे 1,12,000 का 2% कटेगा। कितना होता है? 2,240। समझ रहे हैं? तो ये है सेक्शन 194C का एप्लीकेशन। 2 मार्क और। ओके, कितने मार्क हो गए अभी तक? 14 और 6 20। इस क्वेश्चन के 6 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Harsh furnishes the following details for the year ended on 31st March. ये आपको दिया है। Compute the total income and show the eligible item for carry forward. एकदम प्लेन वैनिला क्वेश्चन है, ठीक है। आइसक्रीम का सीजन चल रहा है ना, तो प्लेन वैनिला। सैलरी रिसीव फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, सेम वाज अलाउड टू द फर्म। कौन से हेड में टैक्सेबल? सैलरी हेड में या बिजनेस हेड में? बिजनेस हेड में। ओके, फर्म से सैलरी इंटरेस्ट जो मिलता है पीजीबीपी हेड में। Then loss on sale of shares listed in stock exchange held for 18 months and STT was paid. बताइए 112A, लेकिन लॉस है तो ये 18 मंथ से होल्ड किया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है कि शॉर्ट टर्म? लॉन्ग टर्म, 12 मंथ से ज्यादा है, सो इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। इसको किधर से एडजस्ट कर सकते हैं? अगला ही आइटम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी और तो कोई ऐसा गेन है नहीं, तो 1 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड कितने साल तक? हाँ, 8 साल तक। 1 लाख का जो लॉस है वो 8 साल तक के कैरी फॉरवर्ड हो। ये दोनों आपस में सेट ऑफ हो गए। देन ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर 14-15 ईयर का लॉस हम लोग इस ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 14-15 असेसमेंट ईयर, ये है असेसमेंट ईयर 2023, ये 8वां साल है, उसके बाद तो एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट ईयर तो ये 6 लाख को आप इसमें से एडजस्ट कर लो। ओके, चलेगा। ओके, दिस 6 लाख कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 8,50,000। देन और क्या दिया है? लॉस ऑफ द स्पेसिफाइड बिजनेस कवर्ड इन सेक्शन 35AD। ये लॉस के बारे में क्या खास बात थी? सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के गेन में एडजस्ट होता है। देखो याद आ रही ना थोड़ी थोड़ी चीजें, तो कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। सो दिस शुड बी नाउ कैरीड फॉरवर्ड। इसको कितने समय के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? इनफाइनाइटली। स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को 4 साल के लिए, इसको इनफाइनाइटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। देन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
उस हेड में तो कोई इनकम नहीं है, तो ये लॉस अगर कोई दूसरे हेड में जाके एडजस्ट होगा तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 2 लाख। तो ऊपर ही अपने पास इनकम है, उसमें से 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी भी एडजस्ट कर देंगे, बाकी का 50,000 होगा कैरी फॉरवर्ड, बराबर। कितने साल के लिए? 8 ईयर्स के लिए। देन इनकम फ्रॉम बेटिंग एंड लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, ये आपस में सेट ऑफ हो सकता है क्या? नहीं। इनकम फ्रॉम बेटिंग टैक्सेबल रहेगा, इसमें से कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता है। एंड लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स का कुछ टैक्स ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज कार्ड गेम्स में कोई डिडक्शन ही अलाउड नहीं रहता है, तो लॉस किस बात का क्लेम कर रहे हो? सो दिस इज नॉट अलाउड। सिंपल है, प्लेन वैनिला, 4 मार्क का क्वेश्चन। देन ये क्वेश्चन जो है, इसके जैसा ही क्वेश्चन आपकी बुक में है, आपके क्लबिंग वाले चैप्टर में। देखो मैं आपको बता देता हूं, इनकम टैक्स चैप्टर नंबर 9 सेट ऑफ 9 क्लबिंग है। ये देखो पेज नंबर 13 पे जो लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में देता, उसका फायदा हुआ आपको। ये देखो, ये क्वेश्चन है यहां पर कि मिस्टर बी के फैमिली में कौन कौन है? मिस्टर बी, मिसेस बी, माइनर सन, मेजर डॉटर। आपके पास शायद बुक नहीं होगी ना आज, तो उन्होंने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स सेल किया है, शेयर्स वर डिवाइडेड अमंग द मेंबर्स, पार्टीशन हो गया था, ओके, और बाद में एग्रीगेट इतना गेन हुआ, तो इनकम कितनी इंक्लूड होगी? मुझे आप में से 1-2 जन पूछने भी आए थे, आप आए थे कि ये पूछने, है ना, और भी एक जन ने पूछा था कि आया कहां से फिगर। तो 3 लाख का गेन हुआ है और इनकम कितनी 3 लाख है। मिस्टर बी के हाथ में कितना क्लब होगा? तो मिस्टर बी का शेयर है 75,000, उनकी वाइफ का शेयर भी उनके हाथ में क्लब होगा, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा है। और माइनर जो चाइल्ड है, माइनर सन, उसका भी शेयर क्लब होगा, मेजर डॉटर या मेजर सन जो है उसका नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा। और माइनर सन का क्लब होते वक्त 1500 का एग्जेम्पशन मिलेगा। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ये देखो यहां पर है, मिस्टर सार्थक इज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ। बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे आपको, लेकिन यहां पर मुझे दिख रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ हिमसेल्फ, वाइफ जूही एंड मेजर सन अर्जुन एंड हिज माइनर डॉटर अदिति। नाम से क्या करना है? मिस्टर सार्थक ट्रांसफर्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू हिज पर्सनल इनकम टू द एचयूएफ विदाउट कंसिडरेशन। हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया एचयूएफ को, और आगे जाके एचयूएफ पार्टीशन हो गया है, तो प्रॉपर्टी अब चारों में इक्वली डिवाइड हो गई है। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 1 लाख, एनएवी 1 लाख है। सो आपको पता है एनएवी में से 30% माइनस होता है, लेकिन ये पूरा 1 लाख एक जन के हाथ में टैक्सेबल नहीं रहेगा। देखो पहली बात तो साल भर का एनएवी 1 लाख है, तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर था, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर मतलब 30 सितंबर तक के, तब तक तो वो इनकम किसकी थी? एचयूएफ की थी, ओके। लेकिन एचयूएफ को विदाउट कंसिडरेशन दिया था, तो इनकम क्लब हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सार्थक। इज दिस क्लियर? फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो जो 50,000 का पोर्शन है, 50% इनकम फॉर द फर्स्ट हाफ 50,000 माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000, तो 35,000 तो मिस्टर सार्थक के हाथ में टैक्सेबल है फर्स्ट हाफ के लिए। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इनकम 4 लोगों को हो रही है, ओके। कितनी कितनी? 12,500 इंटू 4, क्योंकि 50,000 की इनकम है एनएवी। अब 4 लोगों में डिवाइड करोगे तो 12,500। अब 12,500 में से भी इंक्लूड करते वक्त पहले 30% का डिडक्शन लेना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। लेकिन अब देखो कौन सी इनकम मिस्टर सार्थक के हाथ में क्लब होगी, इसमें से बताइए। उसकी वाइफ की इनकम और माइनर डॉटर की इनकम, मेजर सन वाली इनकम क्लब नहीं होगी। सो टोटल इनकम जो आएगी दैट विल बी 37,500 माइनस 30%। जो भी इनकम आई उसमें से माइनस 1500 भी कर देना। क्यों? क्योंकि माइनर डॉटर की भी इनकम आ रही है ना, ऐसा। सो जो भी आ रहा है 37,500 माइनस 30%, जो आया माइनस 1500, वो प्लस जो पहले का 35,000 था, वो उनके हाथ में टैक्सेबल इनकम रहेगी। सो अगर पढ़ा हुआ है तो जमता है, इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, स्पेशली पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो बहुत बड़ा है, 8 मार्क का क्वेश्चन। ये बड़ा दिखता है, मतलब फैला फैला सा, लेकिन टेंशन मत लो। अब ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपकी बुक में, मतलब पार्ट पार्ट में कोई ना सब मिला के, कुछ नया नहीं। अब देख लो क्या है। मिस्टर ललित, अ डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज,
डीलर इन शेयर्स एंड सिक्योरिटी से ध्यान रखना, तो उनके लिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आर स्टॉक इन ट्रेड, बिजनेस इनकम रहेगी. एंटर इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. रिसीव्ड अ मोटर कार ऑफ 5 लाख एज अ गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड सुनील ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी. टैक्सेबल या नॉट टैक्सेबल? मोटर कार है, नॉट टैक्सेबल. बस 10 पीजे की लिस्ट में मोटर कार नहीं आता है. फंस गए ना? मैरिज एनिवर्सरी था तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एसेट मिला उसी पे गिफ्ट बोल के टैक्स नहीं लगता है, तो दिस अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल. कैश गिफ्ट ऑफ 21,000 ईच फ्रॉम हिज 4 फ्रेंड्स. तो 21,000 इंटू 4 मिला, मतलब 84,000, तो टैक्सेबल. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. Land at Jaipur on 1st July 2021 as a gift from his friend Kabra. The stamp duty value of the land is rupees 6 lakhs on the date. 1 जुलाई को उसको लैंड मिल गई 6 लाख की लैंड अपने फ्रेंड से, और उसके फ्रेंड ने 2 लाख में एक्वायर किया था. तब अपने को इसके एंगल से बात करना है, मिस्टर ललित के एंगल से. क्या मिस्टर ललित ने कुछ नहीं दिया, उसको सीधा गिफ्ट मिल रही है, तो क्या ललित के हाथ में 4 लाख टैक्सेबल है, पूरा 6 लाख टैक्सेबल है? सोच के बताइए, ललित के हाथ में कितना टैक्सेबल है? ललित ने कितना पे किया है लैंड के लिए? कुछ भी नहीं. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 6 लाख. तो पूरा 6 लाख टैक्सेबल है. ये 2 लाख आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं. ये जो 2 लाख सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं. दिस ऑल्सो इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. तो 3 आइटम आ गए. मैंने आपको उस चैप्टर में भी बताया था गिफ्ट वाला प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट है. अब और भी सारी चीजें आपको पूछा है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन्स. देन मिस्टर ललित परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर अभिषेक हु इज ऑल्सो डीलर इन शेयर्स 1000 shares of ABC Limited at 400 rupees each on 19th June 2021, fair market value of which was 600 each on that date. अब उसने अपने फ्रेंड से स्टॉक इन ट्रेड लिया है. समझो आप, 600 की चीज 400 में. तो जो स्टॉक इन ट्रेड रहता है जिसको उसने अपने बिजनेस के कोर्स में बेचा, तो स्टॉक इन ट्रेड वाला एसेट आपको गिफ्ट में भी मिलता है, तो भी उस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली इनकम नहीं होती है. पीजीबीपी हेड में ही ये इंक्लूड होता है. इनकम अभी मानते ही नहीं खरीदते वक्त, जब बेच देगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस इनकम हो जाएगी. सो दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. बस इतना ध्यान देना है आपको. दिस इज नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, मतलब ये हमारे क्वेश्चन में इसका कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि उसने वो शेयर्स जब गिफ्ट में मिले तभी वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में मिले थे. ओके, गिफ्ट में मतलब उसको इनएडिक्वेट कंसीडरेशन में मिले, और दूसरा उसने जब बेचा तो एज अ बिजनेस बेचा. आपको पूछा क्या है? अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन पूछा है. सो ये आइटम के बारे में सिर्फ नोट लिखा जाएगा. इट हैज नथिंग टू डू विद दीज 2 heads. Further, on 1st November, Mr. Lalit took possession of his residential house booked by him 2 years back at 20 lakhs. The stamp duty value as on the 1st November was 32 lakhs and on the date of booking was 24 lakhs. He had paid 1 lakh by an account pay check as down payment on the date of booking. देखो, अब यहां पर भी गिफ्ट वाला केस है. डेट ऑफ बुकिंग जो है उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 24 lakhs थी. ओके, और प्रॉपर्टी 20 lakhs में उसने खरीदा था, तो एक्चुअल कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जबकि अभी तो 32 लाख हो चुकी है. तो आपको यह बताना है कि हम लोग 20 lakhs के कंसिडरेशन को हम लोग कौन सी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे? 24 से, क्योंकि सम कंसिडरेशन हैज बीन पेड बाय अकाउंट पे चेक. ओके, ऑन और बिफोर द एट और टाइम द डेट ऑफ अग्रीमेंट. बराबर है. सो 24 lakhs के साथ कंपेयर करेंगे. अब उसमें आपने क्या पढ़ा है? 110%. तो अब जैसे ये जो है 24 lakhs, क्या ये 20 लाख के 110% से ज्यादा है या नहीं है? ज्यादा है ना. देयरफॉर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है माइनस कंसिडरेशन, 24 माइनस 20, पूरा अमाउंट. 24 माइनस 22 नहीं करना है, 24 माइनस 20 पूरा अमाउंट हो जाएगा. इसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, मतलब 4 lakhs. ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है. अभी भी कैपिटल गेन का एक भी आइटम नहीं आया.
पीछे तीनों आइटम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस थे, ये भी. देन ही रिसीव्ड अ शॉप बिल्डिंग ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 1,50,000 एंड कैश 50,000 इन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड. बोले तो क्लोजली हेल्ड कंपनी. ओके, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस ऑफ द कंपनी इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स शेयर कैपिटल. लिक्विडेशन के वक्त उसको क्या मिल रहा है? अपने शेयर्स के बदले में उसको एक शॉप मिल रही है और कैश मिल रहा है. और बैलेंस इन जनरल रिजर्व ऑफ द कंपनी एट्रीब्यूटेबल टू हिज शेयर्स शेयर कैपिटल इज 1,25,000. अब ये एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ऊपर वाले एबीसी लिमिटेड से कोई संबंध नहीं है, ये प्राइवेट लिमिटेड है. अब एक और चीज देखो, क्या आप लोग ने सेक्शन 222C पढ़ा है डीम्ड डिविडेंड का? तो अगर कंपनी की कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, ओके, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो उस एक्सटेंट तक अगर कंपनी शेयर होल्डर्स को एसेट्स बांटती है तो उसको क्या मानते हैं? डीम्ड डिविडेंड. तो ये वाले क्वेश्चन में हो जाएगा डीम्ड डिविडेंड किसके हाथ में टैक्सेबल रहता है? ये शेयर होल्डर्स के हाथ में, कंपनी के हाथ में पहले हुआ करता था. डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C. तो जितना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतनी ही हद तक के, ये कितना हो जाएगा? 1,25,000. क्योंकि इतना अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू हिज शेयर है. बाकी शेयर होल्डर्स की तरफ में भी कुछ एट्रीब्यूटेबल होगा, क्योंकि उसको तो उससे भी ज्यादा का पेमेंट्स मिला है कंपनी से. तो 125,000 विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. और रिमेनिंग 75,000 इसके वो शेयर्स का क्या मानेंगे हम लोग? इसके शेयर का मानेंगे. बट ये जो शेयर्स है इसके, ये शेयर्स कितने में खरीदा था वो कहीं बताया है क्या? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स कितने में खरीदा था कहीं बताया है आपको? नहीं. सो क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. समझ आ रहा है क्या? एबीसी लिमिटेड के शेयर्स खरीदा था वो तो बेच भी दिया, लिखा है, वो अलग है. एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स मान लो लिखा रहता था कि ये शेयर्स उसने खरीदा था से 40,000 में, तो ये शेयर्स का कंसिडरेशन अपन मानते थे. देखो 2 लाख में से 125 तो डिविडेंड हो गया, तो कंसिडरेशन 75,000 माइनस शेयर्स का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 40,000. ऐसा एक केस किया था अपन ने, बट वो पूछा ही नहीं है, शेयर्स का ओरिजिनल कॉस्ट दिया ही नहीं है, तो डोंट बॉदर. आगे लिखा है ऑन 1st March 22 he sold the plot of land at Jaipur for 8 lakhs. अब जयपुर का कहां रेफरेंस था? ये जो उसको उसके फ्रेंड से मिला, फ्रेंड से 6 लाख का जब वैल्यू था तब मिला था, तो ऑलरेडी 6 लाख पे टैक्स लग चुका है, तो आगे के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या बन जाता है? 6 लाख. तो आगे उसने जुलाई 21 के बाद कुछ दिनों के कुछ महीनों के बाद ही बेच दिया. There will be a short term capital gain, isn't it? 8 lakh minus 6 lakh equal to 2 lakhs. आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस दिए हैं 100 and 317. इसका कुछ काम नहीं पड़ा, देख लो कहीं है क्या कुछ? 2000 के पहले का कुछ ट्रांजेक्शन दिया है, ये दिया था. अपन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे क्या? अगर ऑलरेडी अपने हाथ में टैक्स लग रहा है गिफ्ट अमाउंट का. गिफ्ट के 2 केसेस बताया था ना. अगर गिफ्ट का अपने हाथ में टैक्स लग रहा है तो फिर पीरियड ऑफ होल्डिंग भी हम लोग यहां से गिनते हैं, और इवन प्रीवियस ओनर की कॉस्ट भी हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसको इग्नोर कर देना. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन. तो टोटल फाइनल आंसर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा, कैलकुलेटर में डालो 84,000 प्लस 6 लाख, ठीक है, प्लस 4 लाख प्लस 1,25,000, 12,09,000 एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 2 lakhs जो यहां पर आया. दिस विल बी द फाइनल आंसर. आया समझ में? कितने मार्क का क्वेश्चन? 8 मार्क का. बड़ा कॉन्फिडेंस कि नहीं बड़ा? बढ़ रहा है. आपको जो फाइल मिली है उसमें जो मैंने टेलीग्राम में शेयर की उसमें पेज नंबर 7 थोड़ा आगे है, उसको थोड़ा देख लेना, मिल जाएगा आपको ये पेज. फिर पेज नंबर 8 आपको पूछा क्या, देख एक बार पढ़ लो, ये तो सीधा उठा के इनकम निकालना शुरू कर देंगे. आपको सिर्फ ये पूछा है डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिसेस श्रुति फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23. फिर इतनी सारी इनकम क्यों दी है? क्योंकि कभी कभी 15 lakhs का देखना पड़ता है. देखते हैं. मिस्टर श्रुति इज एन इंडियन सिटीजन currently in employment with an overseas company located in UAE. अब आपको याद है इंडियन सिटीजन अगर कोई और कंट्री में इनकम कमा रहे हैं और उनको कोई टैक्स नहीं लग रहा है और उनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है,
तो उनको हम लोग डीम टू बी रेसिडेंट मानते हैं। लेकिन ये केस वैसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि यूएई में टैक्स लग रहा है या नहीं लग रहा है वो कुछ बताया नहीं है ना, कहीं कुछ बताया नहीं है कि यूएई में टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो भी हम लोग देखते हैं, और दूसरा प्रोविजन इन पे लग जाएगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 शी कम्स टू इंडिया फॉर 157 days। इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, तो उस केस में आपको याद है आपको क्या देखना पड़ता है, 182 days। ओके, मतलब कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या बोलती है ऐसे केस में कि मिनिमम प्रेजेंस ऑफ स्टे, मिनिमम स्टे इन इंडिया शुड बी 182 days। एंड देन एडिशनल कंडीशन क्या बोलती है, सॉरी फर्स्ट बेसिक कंडीशन तो हो गई, फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सेकंड बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि मिनिमम 60 days एंड पिछले 4 साल में 365 days आउट ऑफ 4 years, बराबर है। लेकिन ये 60 रिप्लेस हो जाता है कितने से, 182 से। कब, एम्प्लॉयमेंट ले जा रहे तो, और कब होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग ऑन अ विजिट टू इंडिया। ओके, वो केस में। बट उसमें भी 60 182 की जगह 120 से रिप्लेस होता है स्पेशल केसेस में। कब, जब वो पर्सन इंडियन सिटीजन है, ओके, एंड कमिंग ऑन अ विजिट, एंड उनकी इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। ये सब चीजें अपन लोगों ने चार्ट में देखे थे। ये देखो, ये वाला चार्ट नहीं, ये वाला तो डायरेक्टली कंडीशंस का है, ये वाला चार्ट था। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट, ये चार्ट होगा आपके पास जरूर। तो स्टे मोर देन 182 days रहा तो फिर तो सीधा रेसिडेंट है, लेस देन 182 days रहा तो फिर इंडियन इनकम देखो 15 लाख से ज्यादा है क्या, फिर स्टे 120 देखते हैं, 120 से ज्यादा है तो फिर वो पर्सन बन जाता। एंड अगर पिछले 4 साल का स्टे 365 डेज से ज्यादा है तो वो बन जाते रेसिडेंट। बट हमेशा वो बनते RNOR। ये केस में देखते हैं ऐसा कुछ हो रहा है क्या। सो 157 डेज इस साल का है, मींस इस साल मोर देन 120 तो है। अब पिछले 4 साल का टोटल देख लीजिए, 365 से ज्यादा है ना, पिछले 4 साल का टोटल 365 से ज्यादा है। मींस देखा जाए तो वो ये दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है। अब सिर्फ ये देखना है कि क्या उनकी इंडियन इनकम, मींस इनकम विच आर आइदर अक्रूड इन इंडिया और रिसीव्ड इन इंडिया, क्या वो 15 लाख से ज्यादा है क्या। सो देखो, इनकम फ्रॉम सैलरी अर्न्ड एंड रिसीव्ड इन यूएई, ये इंडियन इनकम में काउंट नहीं होती है। देन इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन यूएई, ये भी काउंट नहीं होगी। इनकम डीम्ड टू बी अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, ये काउंट होगा इंडियन इनकम में। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टैक्सेबल नहीं है, वो अलग बात है। मैं बोल रहा हूं कि 15 लाख निकालने के लिए इंडियन इनकम देखते हैं। इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, तो उसको इंडियन इनकम मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन नहीं है, ये RNOR के हाथ में ये इनकम इंडिया में टैक्स जरूर होती है, लेकिन ये है इंडियन इनकम नहीं, ये एक स्पेशल टाइप की फॉरेन इनकम है। ओके, इनकम इज अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया लिखा है, बट ओनली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। सो ऐसे केस में 3 टाइप के लोग रहते हैं बेटा, ROR, RNOR एंड NR। ये वाली इनकम ROR के हाथ में तो हमेशा टैक्सेबल है, RNOR के हाथ में भी टैक्सेबल जरूर है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फॉरेन इनकम विच इज अक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ओके, ये देख लीजिए आपके चैप्टर नंबर 2 में ये जो अपना चार्ट था, देखो फॉरेन इनकम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, फॉरेन इनकम है वो, इंडियन इनकम नहीं है। सो RNOR के हाथ में टैक्सेबल जरूर है, लेकिन ये जो 15 लाख अपने को निकालना है, ये 15 लाख निकालने के लिए उन्होंने क्या बोला, इंडियन इनकम देखो, इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मत देखो। इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज मींस इनकम विच अराइजेज और अक्रूज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम डिराइव फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। तो अगर इनकम इंडिया के बिजनेस से कंट्रोल, सॉरी इंडिया में कंट्रोल्ड है बिजनेस, तो हाँ डेफिनेशन से क्या दिख रहा है, उसको फॉरेन इनकम नहीं मानते हैं। तो फिर इस केस में क्या, नहीं तो जो मैं बता रहा था वो गलत, इस केस में उसको इंडियन इनकम मान लेंगे फॉर दिस पर्पस, तो उसको इंडियन इनकम मान लेंगे। तो टोटल इंडियन इनकम कितनी हो गई,
15 लाख, यस। एंड और एक इनकम है अक्रूड एंड अराइज इन इंडिया 3 लाख, हो गया मोर देन 15 लैक्स। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक इन इंडिया, ये तो डिडक्शन का आइटम है बाद में। तो ये मेन बात है कि एज योर इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लैक्स, ओके। अब एग्जैक्ट देख लो 15 लाख से ज्यादा या एग्जैक्ट 15 लाख रहा तो भी चलता है। तो ये यहां पर था एक्सीडिंग 15 लैक्स, एग्जैक्ट 15 लाख रहती थी तो भी नहीं, एक्सीडिंग 15 लाख रहा तो 182 की जगह उसको लेना पड़ता है 120। सो नाउ बताइए उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, आर एन ओ आर, रेसिडेंट तो है बट हम लोग फिर फर्दर कंडीशंस इसमें चेक नहीं करते, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एज पर दिस टेबल, ओके। स्टे 182 डेज से कम है, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है लेकिन स्टे 120 डेज से ज्यादा है, एंड 4 साल का स्टे 365 डेज से ज्यादा है, तो रेसिडेंट है एंड आर एन ओ आर है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया ऑन अ विजिट, ओके। सो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था, 8 मार्क और 4 मार्क, 12 मार्क हो गया ये वाले सेट में। ये वाला क्वेश्चन बताइए, असेसी की स्पेलिंग गलत है, असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ द गोल्ड, द गोल्ड क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 50 लाख रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31st March 22, ओके, बट ही रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट रुपीज 10 लाख इन एक्वायरिंग द सेम, एक्सप्लेन हाउ द असेसिंग ऑफिसर विल डील विद द इश्यू। तो 10 लाख उसने रिकॉर्ड्स में दिखाया है, ओके, और उसका एक्चुअल जो ओनरशिप है वो 50 लाख के गोल्ड का है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इस टाइप का कुछ केस पढ़ चुके अपन, क्या पढ़े बताओ, हाँ हाँ, इसमें 78% से टैक्स लग जाएगा, 60% प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस, ये दिस विल बी अ केस ऑफ अनएक्सप्लेन या तो फिर यहां पर हम लोग बोलेंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स, द इन्वेस्टमेंट्स पार्टली डिस्क्लोज्ड, 10 लाख के डिस्क्लोज किया जबकि 50 लाख है। वो जो सेक्शन 68, 69, 69A, 69B एंड सो ऑन अपन लोगों ने पढ़ा था उसका पार्ट है, सो इट विल बी टैक्स्ड विदाउट एनी डिडक्शन बीइंग अलाउड, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन, ओके। 40 लाख पे टैक्स लग जाएगा। सो अभी तक की कर ले तो इनकम टैक्स के 42 मार्क्स हो गए, बट ये एक और क्वेश्चन है ऑप्शन में कि कोई एक बड़े क्वेश्चन को छोड़ के ये कर सकते हैं। अब क्या पूछा है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, टोटल इनकम एंड टैक्स निकालो बोल रहे हैं, टोटल इनकम एंड टैक्स, ओके। एज 53 इयर्स है, देख लो 1 2 3 4 आइटम्स है सिर्फ, दैट्स इट। बताइए, he sold his vacant land on 9th December for assuming he does not opt for 115 BSc, अच्छी बात है, अगेन नॉर्मल प्रोविजन। इसका मतलब आपके अटेम्प्ट में पूछेंगे 115 BSc, इस बार इनको पूरी तरह माफ कर दिए, आपको नहीं करेंगे, और वो भी नहीं पूछा, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी नहीं पूछा, मतलब आपको पूछ सकते हैं। ये पेपर जितना आसान उतना आपने चिंता लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए। He sold his vacant land on 9th December for 15 lakhs. Stamp duty value of land at the time of transfer was 19 lakhs. तो बताइए, आपको पता है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू क्या 110% से ज्यादा है, तो सेक्शन 50C के हिसाब से 19 लाख लेंगे हम लोग, यस। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड एज ऑन 1st April 2001 was 6 lakhs, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 lakhs थी। तो क्या फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल की हम ज्यादा ले सकते हैं क्या, नहीं, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती है। So this 5 lakh will be compared with the actual cost of acquisition. हम इन दोनों में से कौन सा लेंगे, 5 lakhs, whichever is higher. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। He had incurred registration expenses of 15,000 at that time. तो उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 3.55 lakhs. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 was 5 lakhs. और वो बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू 6 लाख है, बट हम कॉस्ट कितना मानेंगे, 5 lakhs. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडाइसेस दिया है, तो बहुत सिंपल केस हो गया। तो कैपिटल गेन निकालना है आपको, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडरेशन विल बी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4A, कंसिडरेशन कितना रहेगा बेटा, एज पर सेक्शन 50C, ओके। मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूं, 19 lakhs माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट आपने डिसाइड क्या 5 लाख वाला लोगे, इंटू 317 अपॉन
100, बोलो कितना होता है? 85, 15,85,000। इससे अपने को मिल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3,15,000। बहुत आसान है यहां तक के। नेक्स्ट, ही ओन्स, अच्छा नीचे देख लो और कोई एलटीसीजी में से कुछ है क्या एग्जाम्पशन? नहीं है। दैट्स इट, ये एलटीसीजी आपका लॉक हो गया। मतलब ये टोटल इनकम का एक मिनी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये कितना इजी था ना, टोटल इनकम में कैपिटल गेन में सबसे आसान तो यही रहता है। देन ही ओन्स एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एस्टैब्लिश्ड इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड, याद आया क्या? विच हैड कमेंस्ड ऑपरेशन ड्यूरिंग 1920। मतलब ये कितना ईयर है? 1920, 21, 21, 22, थर्ड ईयर है। अपना प्रीवियस ईयर 21, 22। टोटल टर्नओवर ऑफ द अंडरटेकिंग वाज 300 lakhs, which includes 120 lakhs from export. This industrial undertaking fulfills all the conditions of 10AA. Profit from this undertaking was 30 lakhs. बहुत सिंपल। तो बताइए इसका प्रॉफिट कितना है? इसका प्रॉफिट है 30 lakhs। तो उसमें से डिडक्शन कितना मिल जाएगा? माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। पूरा 100% हो जाएगा क्या? ये पूरे प्रॉफिट का 100% मिल जाएगा क्या? इसका सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर से संबंधित जितना है उतना। तो करो ना बेटा, 30 lakhs इंटू एक्सपोर्ट टर्नओवर अपॉन टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट मिल जाएगा 120 अपॉन 300, 12 lakhs। तो इसका 100% 12 lakhs, तो इतना क्या हो जाएगा? डिडक्शन मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली बिजनेस इनकम कितनी रहेगी? 18 lakhs। है बहुत सिंपल, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं। He has earned income of 10,000 from crossword puzzles। कौन से रेट में टैक्सेबल रहेगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एंड 15,000 ग्रॉस इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक फिक्स डिपॉजिट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 10,000 क्या बोलो? एटीटीटी ए मिलेगा क्या? फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट पे एटीटीटी ए मिलता है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलता है। टीटीपी में मिलता है इसका डिडक्शन, लेकिन किसको? सीनियर सिटीजन को। इनकी एज कितनी है? 53 है, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इसको सिर्फ इनकम में लेना है। नेक्स्ट, ग्रॉस बोला है मतलब टीडीएस ऑलरेडी, मतलब एड बैक करके बोला है, टीडीएस काटने के बाद का नहीं। ट्यूशन फीस ऑफ 36,000 फॉर हिज 3 चिल्ड्रन टू अ स्कूल। फीस पर चाइल्ड इज 12,000 पर एनम। ट्यूशन फीस का क्या होता है? सेक्शन 80C। मैंने आपको ये भी बताया था 80C इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिडक्शन सेक्शन, एंड वो देखो आ ही गया। अब लेकिन वहां पर ट्यूशन फीस का डिडक्शन पूरा मिल जाएगा 36,000 या मैक्सिमम 2 बच्चों तक के? मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। सो डिडक्शन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 24,000। दैट्स इट। सो ये आपकी दो इनकम्स हो गई। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी ऐड कर दो, 25,000 है ना। इससे आपको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। जीटीआई कितना हो रहा है? जीटीआई 3,15,000 प्लस 25 प्लस 18 lakhs, 21,40,000 माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कितना डिडक्शन? 24,000। डिडक्शन एलटीसीजी में से नहीं मिलता है, तो ये आपका आ गया टोटल इनकम। टोटल इनकम 21,16,000। अब आपको टैक्स भी निकालना है, शायद टैक्स भी पूछा है ना? यस, इग्नोरिंग 115 BSc। तो टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? हाँ, एलटीसीजी पे स्पेशल रेट लगेगा 20%। तो 21,16,000 में से 3,15,000 अलग हटा दो, बाकी इनकम पे। अच्छा, और एक इनकम है, ये क्रॉसवर्ड पजल भी इसके अंदर, वो मत भूल जाना, उस पर स्पेशल रेट लगेगा 30%। बाकी इनकम पे स्लैब रेट्स के हिसाब से, राइट? चलो यही पर बता दो, आपका एलटीसीजी कितना है बताओ? एलटीसीजी पे टैक्स कितना आएगा? 3,15,000 का 20% कितना होता है? 63,000 बराबर।
देन जो आपका क्रॉसवर्ड वाला विनिंग है, 10,000 की इनकम है, उस पर 30% बोले तो 3,000। और आपकी जो अदर इनकम्स है, अब अदर इनकम देख लो कितनी होती है। 21, 16 में से ये दो आइटम हटाना है। 17,76,000 नहीं, ये 10,000 भी हटाए ना? नहीं ना बेटा, 76 कैसे आएगा? आपने 21, 16 में से ये और 10,000 दो आइटम, देखो कितना आ रहा है? 91,000। अच्छा, आपने क्या किया होगा? सिर्फ ये में से ये माइनस किया, जबकि इधर भी तो 15,000 और है सेविंग अकाउंट, ये फिक्स डिपॉजिट वाला। इस पे आपको स्लैब रेट्स लगाना है। इतना तो कर ही सकते हो। बताइए स्लैब रेट के हिसाब से इस पे टैक्स कितना आ रहा है? पहले 2.5 लाख पे नील, उसके बाद 5%, 2.5 लाख, 791 की 30%, 3,08,000। तो ये आ गया आपका टैक्स। टोटल टैक्स कितना हो रहा है? 4,15,800। रिबेट मिलेगा ना? रिबेट नहीं, बहुत इनकम है, कैसे रिबेट मिलेगा? तो क्या मिलेगा? सरचार्ज मिलेगा। सरचार्ज मिलता नहीं, लगता है कुछ नहीं होगा। क्या लगेगा इस पे? 4% सेस। सेस ऐड करके बता दो, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। 4 लाख आया क्या समझ में? 432 है ना? चीटिंग करने के लिए कितना आसान हो गया। किसी को भी बोलना, वो बोलेगा क्वेश्चन नंबर 4 ए का आंसर बता, तो ना 432 सामने वाला समझ जाएगा। ओके, लेकिन अगर आप इतने होशियार रहते थे तो अपना आंसर करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ते थे चीटिंग करने की बजाय। सो चीटिंग तो करने का टाइम नहीं रहता है। ये 8 मार्क का, सॉरी 6 मार्क का क्वेश्चन है ना? हाँ, 6 मार्क लायक ही है ना? ये जो है ये कितने मार्क का होगा? 1 मार्क का, ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क का। फाइनल इनकम निकालना 1 मार्क का। टैक्स का पूरा कैलकुलेशन 1 मार्क का, और डिडक्शन का 1 मार्क रह गया। ये देखो बराबर 6 मार्क हो गए ऐसा। देन ये वैसे भी आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब लास्ट 4 मार्क का क्वेश्चन। ऐसा सेम क्वेश्चन आपकी बुक में आपको मिलेगा। पीजीवीपी चैप्टर में देखो आपको एक मिलेगा, एक ऐसा कॉफी वाला क्वेश्चन। अगर आपने सॉल्व क्वेश्चंस किया होगा तो उसमें मिलेगा। अच्छा, आपके पास बुक ही नहीं है? क्या क्वेश्चन है? कार मशीनरी वगैरह दिया है, उसका आपको WDV पूछे हैं। ये देखो सेम क्वेश्चन है। मिस्टर तंदिंग इज एंगेज्ड इन द कंपोजिट बिजनेस ऑफ, और वो भी आपका लास्ट वाला सॉल्व क्वेश्चन। तो जो अगर छोड़ दिया होगा, जानते अब नहीं होता, तो लास्ट क्वेश्चन जो है वैसा का वैसा एग्जाम में आ गया। WDV ऑफ कार एज ऑन 1/4/2021 कितना? 3 लाख। WDV ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2021 कितना? 15 लाख। एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ग्रोइंग कॉफी 3,10,000। मतलब सिर्फ नाम चेंज किया है। इनको ये काबरा नाम पहले भी पसंद आया था, पहले के क्वेश्चन में भी था, अभी भी आ गया। मिस्टर तेंजिंग बन गया मिस्टर काबरा, और स्टेट ऑफ कुर्ग कर्नाटका बन गया है कर्नाटका ही है। ओके, उसमें चेंज नहीं किया। ओके, क्योर्ड। ओके, सेम। एक्सपेंडिचर फॉर क्योरिंग कॉफी 3 लाख। सेल वैल्यू ऑफ क्योर्ड कॉफी 22 लाख। तो इसका मतलब है कि नहीं इंपॉर्टेंट? ये जो मैंने आपको 2010 का क्वेश्चन आपकी बुक में देके रखा है, काम आता है कि नहीं टाइम पे? उस समय 6 मार्क का आया था, यहां पर कितने मार्क का आया है? 4 मार्क का। तो इन्फ्लेशन हो गया ना, तो मार्क्स की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, इन्फ्लेशन के 2010 की बात अलग थी, तो हम लोग स्टूडेंट्स से तब मार्क्स बांटते थे हमको। आप लोग हमारे जमाने के सीए की रिस्पेक्ट मत किया करो, हम लोग तो ऐसे ही पास हो गए। असली मेहनत तो आप लोग कर रहे हो। द कार इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस एंड मशीन वाज यूज्ड फॉर
कॉफी क्योरिंग बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, यहां पर भी ऐसे लिखा है। अब बट ये एक्स्ट्रा जो आइटम था ये यहां पर नहीं है कि कार में 20% डिसअलाउंस रहेगा पर्सनल यूज का, तो इसलिए 6 मार्क का था। ओके, वो 2 मार्क का आइटम उन्होंने कम कर दिया है। कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एक्टिविटीज एंड द WDV। सो आपको पहले नॉर्मल इनकम निकालना है, डेप्रिसिएशन वगैरह भी ले लो जो नॉर्मली, और फिर वो इनकम पे आपको, क्योंकि कॉफी क्योरिंग वाला केस है तो उसका जो परसेंटेज है कि एग्रीकल्चरल इनकम कितना और ये कितना, तो ग्रोन क्योर्ड तो उसमें हो जाता है 75-25। अगर रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग किया तो 60-40 हो जाता है। तो 75% एग्रीकल्चरल एंड 25% बिजनेस इनकम। तो देख लो 22 लाख माइनस 6,10,000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना रहेगा? देखो सिंपल रहेगा डेप्रिसिएशन, 3 लाख पे भी 15% रहेगा और 15 लाख पे भी 15% रहेगा, सीधा सीधा। तो बताइए कितना? 45 प्लस 225, 45,000 प्लस 225, 270 आ रहा है डेप्रिसिएशन। 270 प्लस 610, 880। टोटल एक्सपेंसेस हो गए 880। 22 लाख में से 8,80,000 माइनस कर दो तो आपको टोटल ओवरऑल इनकम मिल जाएगी। कितना आ रहा है बोलो? 13,20,000। इसका 75-25 कर दो, इसमें का 75% एग्रीकल्चरल इनकम है 990 और 25% कितना है 330। सो आपकी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है दैट विल बी 3,30,000 इस क्वेश्चन में। ओके, तो थोड़ा फाइनल आंसर में फर्क आएगा। ओके, क्योंकि यहां पर वो कार का थोड़ा सा डिसअलाउ किया था तो हल्का सा फर्क आ रहा है इनके आंसर में और आप में। और उसके अलावा जो WDV भी पूछा है मशीन और कार की, तो WDV सीधा सीधा बता देना -15% और इसमें भी -15%। नया तो कुछ खरीदा नहीं है, तो जितना डिप्रिसिएशन अलाउ हुआ है। अब ये मत बोलना कि 75% के रिस्पेक्ट में तो एग्जेम्प्ट इनकम थी, वैसा नहीं, अलाउ तो पूरा माना जाता है। सो 15% माइनस करके जो भी आया वो उसका WDV है। देखो यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर सिर्फ कार का पूरा 15% अलाउ हुआ ही नहीं था क्योंकि 20% पर्सनल यूज था। तो यहां पर 9 की जगह आप डायरेक्टली 45 माइनस कर सकते हो और मशीन का तो 225 है। सिंपल क्वेश्चन, स्कोरिंग क्वेश्चन। अगेन PGBP हेड का, तो आपने देखा सेट ऑफ का एक क्वेश्चन आया है, क्लबिंग का एक आया है, TDS का एक आया है। बाकी जो पीछे के चैप्टर्स थे एडवांस टैक्स वगैरह का ऐसा कुछ दिखा नहीं। रेसिडेंशियल स्टेटस का आया वो एक क्वेश्चन, ठीक है। सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा है जो रिटर्न्स चैप्टर का है, जो आपकी बुक में सेम टू सेम क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व में दिया हुआ है थियरी में, कि इनमें से कौन से रिटर्न को हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। बताइए, बिलेटेड रिटर्न को कर सकते हैं क्या? यस, रिवाइज जो बार 2 बार रिवाइज कर लिया तो भी कर सकते हैं। रिटर्न ऑफ लॉस को भी रिवाइज कर सकते हैं। कितने मार्क का क्वेश्चन? 4 मार्क का क्वेश्चन। हाँ, आपके टेस्ट में भी था और ये पुराने एग्जाम्स में भी आ चुका है, ठीक है। टेस्ट में जनरली मैं वैसे क्वेश्चन देता हूं जो एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, तो ये अब ये नहीं जमा अगर किसी को, जैसे तो ये जम जाना चाहिए, तो फिर वो गंदा वाला क्वेश्चन है, डिफेक्टिव रिटर्न वाला। ड्यू टू सम इनकंसिस्टेंट प्रोविजन असेसिंग ऑफिसर ने रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया। एक डिफेक्टिव रिटर्न का भी प्रोविजन था ना थियोरी में, तो असेसिंग ऑफिसर को फिर नोटिस देना पड़ता है ना, कैसे डील करेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं किया। 15 दिन का टाइम देता है वो, रेक्टिफाई नहीं किया तो फिर क्या होता है, वो रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, एज इफ इट वाज नॉट फाइल्ड। ओके, एंड स्पेसिफाई द रेमेडीज अवेलेबल इफ नॉट रेक्टिफाइड विद इन द टाइम लिमिट। तो फिर वो टाइम लिमिट में एक्सटेंशन मांग सकते हैं। ओके, वो थियरी में जाओगे तो पढ़ोगे। सो एक ऑप्शन आता है, थियरी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं इनकम टैक्स में, उसमें भी ऑप्शन आ जाता है, उसी के अंदर ऑप्शन है। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा 4 भी करना आपको जरूरी नहीं था, लेकिन ये तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, और उसके अंदर में भी ऑप्शन है थियरी क्वेश्चन में। समझ रहे क्या? बस जितना पूछा उतना लिखना। इसमें आपको लिख देना पड़ेगा कि एज पर सेक्शन 139(5) सो एंड सो रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड। हाँ, ड्यू डेट लिख देना कि रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड टिल 31st ऑफ डिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, है ना, 3 months प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट ईयर। दैट्स इट, दैट्स इनकम टैक्स फॉर यू। टोटल 60 मार्क के क्वेश्चंस थे यहां पर, उसमें से ये 4 मार्क का एक ऑप्शन था और वैसे ही 14 मार्क का ऑप्शन है, तो इसलिए 42 मार्क्स का नेट सॉल्व करना है।
तो ये 60 में से आपको क्या लगता है, आप तो पढ़ के दोगे, तो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से आप 60 में से कितना पाओगे? 35 40 हो गए ना, ये भी पास तो हो गए। फालतू टेंशन लेते हैं, है ना। कुछ बच्चों का मेरे को एक दिन पहले 40 मिल जाए टैक्स में कैसे भी, मैं बोला अच्छा ही जाएगा। फिर उनका बाद में मैसेज आया कि सर एमसीक्यूज तो आधे घंटे में हो गए थे, एक ने तो बोला एमसीक्यूज तो 20 मिनट में हो गए थे। ये वाले पेपर तो आप खुद ही देख रहे हो। ओके, मुझे 4-5 बच्चों का मैसेज आया, पेपर वॉज इजी, हमको जम, सो दैट मीन्स इट वॉज इजी, एंड आपको दिख रहा है। बट सैलरी और प्रॉपर्टी से पूछा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है। इनफैक्ट अब गैप बन गई तो शायद पूछ आपको, पूछ लेंगे तो अच्छा है। एक जगह था हाउस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा रेफरेंस, एनएवी दिया था ना, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी हेड का एसेट नहीं पड़ा ना, उसने बोला एमसीक्यूज में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। एक स्टूडेंट का मैसेज आया, बोले सर मैं तो एग्जाम हॉल के पास स्टार्टिंग में गाने वाने गा रहा था, मैं बहुत कूल था, रिलैक्स था, बाकी लोग फालतू टेंशन ले रहे थे। बोले मेरा पेपर भी हो गया। वो स्टूडेंट बोलता है कि मेरा 2.5 घंटे में पेपर हो जाता है, फिर मैं बस कर लेता हूँ। बोला सही यार तुम्हारा, है ना। अच्छा, उसको सीबीटी फाउंडेशन में भी अच्छे मार्क्स थे, अभी भी अच्छा ही करेगा। सो ज्यादा रिलैक्स रहेगा ना, उसका पेपर भी ज्यादा अच्छा जाता है। सो वो कॉस्टिंग के पेपर के बाद आया और शाम को रात को मुझे मैसेज किया कि सर मेरे बोले 5 घंटे में इनकम टैक्स के 11 चैप्टर रिवाइज हो गए। तो मैं बोला क्या करोगे? अब बोले मैं कल क्या करूं दिन भर में। तो मैं आपको बता सकता हूँ उसका स्क्रीनशॉट, 11 चैप्टर हो गए बोले। फिर पता चला कि पीजीबीपी कैपिटल के बड़े वाले बचे थे और जो बाकी के 11 हो गए। फिर कल दिन भर में वो वाले करता हूँ और फिर जीएसटी करता हूँ बोले। तो उसकी अच्छी स्पीड थी, एंड वही होना चाहिए। पेपर देकर आए शाम को एकदम रोबोटिक तरीके से 6-6:30 बजे जब भी घर आ गए, फ्रेशन अप हो गए, स्टार्ट कर दो अगले पेपर की तैयारी। कुछ लोग क्या है, वो ही टेंशन लेते रहते यार पिछला पेपर खराब हुआ, अच्छा हुआ, मार्क्स गिनते रहते हैं, वो टाइम ही नहीं आपके पास में। बी रोबोटिक ड्यूरिंग द एग्जाम्स। एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसका फोन आया था मुझे सेकेंड पेपर के बाद में, क्योंकि उसके बाद कॉस्टिंग था। बोले सर टेंशन आ रहा है कॉस्टिंग में, ऐसा कुछ याद करने का तो है नहीं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है पढ़ना क्या। तो मैंने उसको बस वही बोला कि आप मार्क जो किए होंगे वो देख लो, हो जाएगा। टेंशन ज्यादा ले रहा था। फिर पेपर के बाद मैसेज आया कि पेपर जम गया, बढ़िया जम गया, पूरा सॉल्व किया। जो नहीं आता था, फोन आया उसका इनफैक्ट, बोले जो एक क्वेश्चन नहीं आता था वो भी लिख के आया, मैं कुछ तो भी थियरी बनता सही पूछ लिए थे। और फिर टैक्स के पेपर 40 बन जाए इसमें, लेकिन ये भी बहुत अच्छा गया उसका। सो द थिंग इज कि आपको फेस करना है ना, आपको फेस करना है एग्जाम को। चलिए लेते अपन लोग 115 को जीएसटी वाला पार्ट डिस्कस करते हैं।